नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर्स हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप जीरो चैप्टर भी बोल सकते हो या आप ये भी कह सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आपको ये बात पता है कि पोल साइंस में अगर बात किया जाए तो दो प्रकार की बुकें हैं आपके पास। बुक नंबर 1 जिसको हम कहते हैं समकालीन विश्व राजनीति, तथा बुक नंबर 2 जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। दो टाइप्स की बुकें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहली वाली जो बुक है वो पूरी की पूरी अगर देखी जाएगी तो वो विश्व के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑल देखा ही है क्या लिखा है कि विश्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये विश्व के राजनीति के ऊपर बेस करती है पहली वाली बुक, और जो दूसरी वाली बुक है वो पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर बेस करती है। भारत के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो पहली वाली बुक जिसमें हम विश्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, दूसरी वाली बुक जिसमें हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो आपकी पहली वाली बुक है, पहली वाली बुक में ठीक है कौन कौन से चैप्टर हैं और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं आपको कहता हूँ एक स्टोरी के तहत ये सारे चैप्टर आपको समझ में आएंगे। इंटरेस्टेड पूरे के पूरे चैप्टर हैं, बशर्ते बात है चीज़ों को समझना। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो चैप्टर्स है ना आपको इतने मज़ेदार लगेंगे, इतने बढ़िया लगेंगे कि आज से पहले आपको ना 11th क्लास में मजा आया होगा इतना जितना आज आने वाला है, ना ही आपको 9th और 10th में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ की श्योरिटी मैं देता हूं, बस चीज़ों को समझते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चीज़ों को समझाने जा रहा हूं, जहां पे पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है शीत युद्ध का दौर। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा। आप ये मत सोचना कि भैया पहला चैप्टर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मूवी के 2 पार्ट बनते हैं तो पहला पार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको इस चैप्टर को समझने के लिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। इसलिए सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जा रहा है। पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर। दौर का मतलब होता है समय, शीत युद्ध का मतलब होता है, शीत का मतलब होता है कोल्ड, जैसे ठंड सी लगती है ना इस टाइप से कोल्ड। युद्ध का मतलब होता है वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें फाइटिंग नहीं होती, मतलब लड़ाई वेपन से नहीं होती है, हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, बशर्ते आपस में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। इस चैप्टर में हम 2 देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक देश ये है और एक देश ये है। एक को हम कहते हैं, एक का नाम रख लेते हैं ए और दूसरे वाले का नाम रख लेते हैं एस। ऐसे आप याद रखिए। पहला वाला चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है एस। ठीक, दूसरे वाले चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहां पर भी ए था और यहां पर भी यस था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से इस एस का खात्मा हो जाता है, बचता क्या है, ए बचता है। तीसरा वाला जो चैप्टर है, अब बचा क्या है, ए बचा हुआ है, तो इस वजह से तीसरा वाला जो है यहाँ पे तीसरा वाला ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि दूसरा वाला हट जाता है, तो तीसरा वाला ताकतवर हो जाता है। समझ पा रहे हो चीजें? अब देखिए थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, पहले समझिए। पहले चैप्टर में हमने देखा ए और एस। ए को समझना अमेरिका और एस को समझना है सोवियत संघ। क्या समझना है, सोवियत संघ समझना है। ठीक है, अब सोवियत संघ और अमेरिका में एक मनमुटाव चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, और यही संघर्ष कब स्टार्ट हुआ, 1945 में स्टार्ट हुआ और 1991 तक चलता चला गया। तो पहला वाला चैप्टर जिसमें हम ये समझेंगे कि अमेरिका किस तरीके से सोवियत संघ को टक्कर दे रहा था, सोवियत संघ किस तरीके से अमेरिका को टक्कर दे रहा था, बस इतना ही समझना। पहले वाले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। दूसरा वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अमेरिका भी था और सोवियत संघ भी था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से सोवियत संघ का खात्मा हो जाता है, मतलब क्या है, पतन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो देश थे वो विखंडित हो जाते हैं, इस वजह से इसका पतन हो जाता है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं दूसरे वाले चैप्टर में कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का अंत हुआ था। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तीसरे वाले चैप्टर में जब सोवियत संघ का खात्मा दूसरे वाले चैप्टर में हो ही गया तो बचा कौन है, अमेरिका। तो अब हम अमेरिका के बारे में भी ये पढ़ने वाले हैं कि अमेरिका किस तरीके से सत्ता को चलाने लगा, किस तरीके से देश में पावरफुल हो गया, विश्व में पावरफुल हो गया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कि अमेरिका के पास जब सारी पावरें आ गई तो उसने कौन कौन सी चीज किया और
कैसे कैसे उसने किया, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इंड्यूरिंग फ्रीडम, प्रथम खाड़ी युद्ध, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे तीसरे वाले चैप्टर में सिर्फ अमेरिका बचा, चौथे वाले चैप्टर में जब अमेरिका एकदम पावरफुल हो गया था, तो पावरफुल होने के बाद जैसे आपको पता है कि एक व्यक्ति पावरफुल है, लेकिन कब तक पावरफुल रहेगा, जब तक उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो जाए। सेम ऐसा ही क्या होता है, आगे चल के अमेरिका के सामने बहुत सारे देश आके खड़े हो जाते हैं और अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक का नाम है आपका यूरोपीय संघ, दूसरे का नाम है आपका, ठीक है, आसियान नाम है, तीसरे का नाम हो गया आपका, ठीक है, तीसरे का नाम हो गया सार्क हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, ठीक, चौथे का नाम आपका हो गया चीन, ठीक है। इसके साथ साथ भारत भी कहीं ना कहीं विकल्प में है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत से देश हैं जो कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई। पहले चैप्टर में 2 व्यक्ति थे, मतलब 2 देश थे, इसके बारे में। दूसरे वाले चैप्टर में क्या था, एक का खात्मा हुआ। तीसरे वाले चैप्टर में एक का बहुत ज़्यादा पावर हो गया। चौथे वाले चैप्टर में हमें देखें कि जब एक का ज़्यादा पावर हो गया तो उसके सामने अन्य जो देश थे वो आके खड़े हो गए ताकि अमेरिका अपने पावर का गलत यूज ना कर पाए, ठीक है। चलिए भाई, ये समझ में आने। अगला जो चैप्टर है वो क्या लिखा हुआ है कि समकालीन दक्षिण एशिया। इसका मतलब क्या है, इसमें हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो अपना भारत है ना, इस तरीके से जो भारत बना हुआ है, अब मैप वैप देख लेना थोड़ा सा इसमें, है ना, इस तरीके से जो भारत बना हुआ है, तो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हो गया नेपाल, जैसे हो गया आपका बांग्लादेश, जैसे हो गया यहीं पे आपका भूटान भी है, जैसे नीचे देखा जाए तो श्रीलंका है, इधर देखा जाए तो पाकिस्तान है, ठीक है, आगे यहाँ इधर देखा जाए तो म्यांमार है, इस तरीके से इधर देखा जाए तो अफगानिस्तान है। तो आसपास के जो पड़ोसी देश है, मतलब जो 8 देश हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, किसमें, समकालीन दक्षिण एशिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम ये समझेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अब जैसे बहुत सारे देश हैं हमारे विश्व में, बहुत सारे देश हैं, तो जैसे इंडिया में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए क्या बनाई गई है, न्यायपालिका बनाई गई है। क्या बनाई गई है, न्यायपालिका बनाई गई है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर विश्व के लेवल पे अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया है, यूएनओ बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बनाया गया है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। समझ में आ रही बातें। आगे बात करते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं कि भाई सुरक्षा आज की डेट में देखा जाए तो सुरक्षा, पहले समझे, कई टाइप्स की सुरक्षा होती है। व्यक्ति की अलग सुरक्षा होती है, विश्व की अलग सुरक्षा होती है। सुरक्षा में देखा जाए तो पर्यावरणीय भी सुरक्षा होती है, कई टाइप्स की चीजें होती हैं। इसमें हम जो बात करने वाले हैं विश्व सुरक्षा में, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आखिर विश्व की सुरक्षा क्यों जरूरी है और विश्व की सुरक्षा में भारत जैसे देश और भी जैसे जो देश हैं उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से ये देखा जाए कि आने वाले समय में कोई लड़ाई ना हो। क्योंकि आपको ये बात पता है कि लड़ाई 2 देशों में होती है, लेकिन खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना होता है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण किसका है, सबका है। अगर एक देश उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान सबका ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से समकालीन विश्व में हम सुरक्षा की बात करेंगे, जिसमें हम पारंपरिक सुरक्षा, अपारंपरिक सुरक्षा, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक जो देश है, एक देश को दूसरे देश से डर होता है, एक देश को दूसरे देश से डर होता है, ये होती है डायरेक्टली, यानी कि पारंपरिक सुरक्षा खतरा, ठीक है। और दूसरा चीज है, अगर मैं बात करूं कि अपारंपरिक खतरे कौन से होते हैं, तो ऐसे खतरे जो इनडायरेक्टली आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे महामारी, किसी को पता होता है कि कब आ जाए, तो इसी वजह से महामारी जो होता है अपारंपरिक खतरे में आता है और उससे जो हमें सुरक्षा मिलती है वो अपारंपरिक सुरक्षा होती है, ठीक है। तो सुरक्षा के बारे में हम किसमें पढ़ने वाले हैं, 7वां चैप्टर, ठीक है। 8वें की बात करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या है। पहली बात तो ये पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हमें किस तरीके से बचाए रखना है, किस तरीके से विभिन्न देशों ने मिलकर इस पे नियम कानून बनाए हैं, जिसके थ्रू देखा जाए कि अपने जो पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, ठीक है। जिसमें हम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, बाली सम्मेलन, डरबन सम्मेलन और भी बहुत सारे सम्मेलन किए गए थे, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। समझ में आ रही बातें। और लास्ट आपका लिखा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब
एक देश, देखिए ये देश है, ये देश है, इस तरीके से बहुत सारे देश हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने देश में कोई प्रोडक्ट बनता है तो इधर बेचते हैं, इधर बेचते हैं, इधर बेचते हैं, इधर बेचते हैं, इधर बेचते हैं। इस देश में कोई प्रोडक्ट बनता है तो ये भी इधर उधर बेचता है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो एक देश जब अपने प्रोडक्ट को विभिन्न देशों के पास पहुंचाता है तथा विभिन्न देश अपने प्रोडक्ट को विभिन्न देशों के पास पहुंचाते हैं तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि आप सिंपल एक लाइन में अगर इसका आंसर दे तो आप ये कह सकते हो कि एक देश की अर्थव्यवस्था जब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ी जाती है तो वही वैश्वीकरण कहलाती है। तो हमें ये चीज समझ में आ गया चैप्टर नंबर 1, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। चैप्टर नंबर 1 दो देशों के बीच की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक का खात्मा होगा, क्यों खात्मा हुआ, कैसे खात्मा हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम ये देखेंगे कि बचा जो एक है उसका बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उसने बहुत सारे, है ना, अपने अपने अंडर में आके बहुत सारे स्ट्राइक किए, ठीक है, किस तरीके से किए। चौथे वाले चैप्टर में हमें देखेंगे कि जब अमेरिका बिल्कुल पावरफुल हो गया था उस समय कौन कौन से ऐसे संगठन थे जो कि उसके सामने आके खड़े हुए थे, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, इस टाइप से जो चीजें हैं। अगला जो है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो दक्षिण एशिया है यानी कि भारत के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, जो सार्क में सम्मिलित हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उनमें कौन कौन सी प्रणाली चलती है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हमने बात किया था कि विश्व के लेवल पे देशों को, है ना, अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या बनाया गया है, यूएनओ बनाया गया है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हमें एक देश को दूसरे देश से सुरक्षित रखना है और किस तरीके से हमें हमारी जैसी जो चीजें हैं उससे सुरक्षित रहना है। अगला है चैप्टर 8 जिसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, और जो अपना चैप्टर नंबर 9 है जिसमें हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अपने देश का जो प्रोडक्ट है उनको हम विभिन्न देशों में किस तरीके से पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो यही है, ये प्रोडक्ट है, मान लो इंडिया ने बनाया, तो अब कल की डेट में लगता है कि हाँ इंडिया वाले ने बहुत अच्छा आविष्कार किया, बाकी अन्य देशों में नहीं है, तो भारत क्या करेगा, इन सब चीज़ों को ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही भारत के पास जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती चली जाती हैं। आई होप सो समझ में आया होगा। तो ये था आपका पहला जो बुक है उसके बाद। चलिए बात करते हैं अब दूसरी बुक की। जो दूसरा वाला बुक है वो क्या लिखा है, जो दूसरा वाला बुक है वो आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है भारत की राजनीति के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बात करता है, भारत की राजनीति के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, ठीक है, कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या होती हैं, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की अगर मैं बात करूं कि एक देश को बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आई, तो भारत, जैसे कि आपको पता है 1947 में जब आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आके खड़ी हो गई, ठीक है। जैसे किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से अपने देश के लोगों को एकत्रित करके रखना है, किस तरीके से, उसी टाइम पे पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो किस तरीके से अपने देश की अखंडता को बरकरार रखना है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ज्यादा भूमिका भी इन सब चीजों में रही है, ठीक है, देशों को जो मतलब जो रजवाड़े हैं उनको जोड़ने में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में, एक देश को बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं एक दलीय प्रभुत्व का युग, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि जो दल है, दल को क्या हम बोलते हैं, एक तरीके से समझिए पार्टी। किस टाइप्स की पार्टी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना है कांग्रेस के बारे में, बहुत बड़ी पार्टी थी ये, ठीक है, अभी भी है। एक आपने सुना है भाजपा के बारे में, एक आपने, अगर आप दिल्ली के उनको जानते होंगे तो आपने सुना होगा, एक है आप पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब से लेकर, है ना, जब जब चुनाव हुए, है ना, 3-4 बार, 4 बार, 5 बार, जब जब चुनाव हुए, उस समय जो जीता था वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो सत्ता में बनी रही, और कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी को पसंद करते थे, और इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इसके साथ साथ नियोजित विकास की राजनीति। अब देखिए यहां पे देश आजाद हुआ पहले वाले चैप्टर में, दूसरे में दल यानी कि पार्टी हमने पढ़ लिया, तीसरे में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से विकास करने के लिए हमने नियोजित किया, मतलब प्लानिंग करना शुरू किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा हमने प्लानिंग करना शुरू किया, और प्लानिंग के थ्रू किस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन भारत में क्या है, पूंजीवाद है कि साम्यवाद है, तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है, दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। तो जो चीज हम पढ़ेंगे तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने प्लानिंग किया, पंचवर्षीय योजना हम लेके आए,
साथ ही साथ हरित क्रांति लेके आए, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया हरित क्रांति तो चैप्टर में डिलीट हो चुका है। डोंट वरी, जो चीज़ डिलीट हो चुका है वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दूंगा, वो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, वो मत करना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे उसमें भी आपका यूजफुल रहेगा। देखिए 12वीं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी, ताकि आगे चल के आपका जो करियर है वो अच्छा बन पाए। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, भारत के बाहरी संबंध, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो भारत है, भारत ने किस तरीके से अन्य देशों के साथ संबंध बना रखे हैं। देखिए अन्य देशों के साथ संबंध बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल की डेट में देखिए मुसीबत किसी के साथ भी हो सकती है, तो जब मुसीबत जैसी स्थिति आए तो उस समय हमें हेल्प मिल पाए, इस वजह से हमें संबंध बनाना पड़ता है। और इस चीज में अगर मैं मानूं तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुत सारे संबंध बनाए, और आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इन्होंने भी बहुत सारे देशों के साथ संबंध बनाए, मधुर संबंध बनाए, कि कल की डेट में अगर हमें कोई सी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें इजीली मिल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे लिखा है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हुए जिसकी वजह से कांग्रेस प्रणाली में चुनौतियां आ गई। चुनौतियां क्यों? क्योंकि आगे चल के क्या होता है, 1969 में कांग्रेस जो पार्टी थी इसका विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ बन गया और कांग्रेस आर बन गया। ठीक है, तो क्यों बना, विभाजन क्यों हुआ, ऐसे कौन कौन से कारण थे, उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट, जिसमें हम ये समझेंगे कि 1975 में ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से आपातकाल को लगाया गया था। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जन आंदोलन, ये चैप्टर देखिए ये सिलेबस में तो आपके है नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो अदर बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड से है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जन आंदोलन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम ये समझने वाले हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था, यानी कि जनता ने जो आंदोलन किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। ठीक है, और भी जो जगहों पर जो आंदोलन किए गए थे वो कौन कौन से थे। जन का मतलब होता है जनता जिस चीज के आंदोलन करती है, ठीक है, कोई डिमांड करती है, तो उन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब छोटी छोटी पार्टियां जो कि क्षेत्रों से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आम आदमी पार्टी देखा जाए तो एक छोटे से क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक नेशनल पार्टी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो कोई भी पार्टी छोटे से स्टार्ट होती है लेकिन आगे चल के बहुत सारे बड़े पार्टियां बन जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो क्या है, अलगाववाद के नारे किस तरीके से लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या कारण होता है, आतंकवाद की क्या परिभाषा है, इन सभी चीजों के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर 9 जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि भारतीय राजनीति में हाल के रुझान और विकास, मतलब क्या है कि हाल ही में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं भारतीय राजनीति में। साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 1989 से लेकर अभी तक की राजनीति अगर देखा जाए 2024 तक की, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले चैप्टर नंबर आपका 9 में। तो ये था आपके पूरे चैप्टर का समरी, जिसमें हमने बात किया एक जब देश अपना आजाद हुआ तब से लेकर एक दलीय जहां पे पार्टी आई, ठीक है, कौन सी पार्टी स्टार्टिंग में आई थी, किसका ज्यादा पॉपुलरिटी थी, आगे चल के हमने प्लानिंग देखा, इसके साथ साथ हमने विदेशी संबंध देखा। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली में कौन कौन सी चुनौतियां थी जिसकी वजह से उसका विभाजन हुआ। फिर हमने बात किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से संकट आया, जैसे आपातकाल लगाया गया, क्यों लगाया गया। फिर हमने जन आंदोलन के बारे में पढ़ा। फिर इसके साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ा कि छोटी छोटी जो पार्टियां थी कहां से स्टार्ट हुए और किस तरीके से वो अलगाववाद के नारे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। जिसमें हम आसू मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो नीचे जो तमिलनाडु में जो पार्टी है वो क्यों आई, किस तरीके से आई और किस तरीके से उन्होंने हिंदी का विरोध किया, इन सभी चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ इसमें हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि भाई गठबंधन का युग किस तरीके से आया, जो एनडीए की सरकार है, जो यूपीए की सरकार है, ठीक है, वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डिटेल्स हम करने वाले। ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने ये समझा कि पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीजें हैं जिसको हम धीरे धीरे करके वन बाय वन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी प्लानिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं तैयारी किस तरीके से करनी है वो वीडियो को अब स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये नहीं पता है कि तैयारी करनी कैसे है वो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले चीज आप लोग के सामने क्या है, यूट्यूब है। क्या है? यूट्यूब है। यूट्यूब पे क्लासेस ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि यूट्यूब पे सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, खासकर विकास स्टडी पॉइंट पे। साथ ही साथ अगर आप लोग को चाहिएगा नोट्स, ठीक है, तो नोट्स के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से सीधा आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो चीज़ आपके सामने नजर आ रही है ये क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। ये बेसिकली होता क्या है, जब भी हम ना यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जब क्लासेस लेते हैं, चलो मानता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसमें क्या होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। क्या जी, ये होती है एड्स। ठीक है, बहुत सारे एड्स होते हैं, बहुत सारे एड्स चलते हैं। ठीक है, देखो एड्स से हमें रिवेन्यू होता है बस, बट बशर्ते बात इतनी है कि उससे थोड़ी बहुत अर्निंग मुझे हो जाती है। ठीक है, हम मुझे क्या, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सबको अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एड चलता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट आप इससे हो जाते हो, नए नए ऑफर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसकी वजह से आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है। तो मैं आप लोग के लिए सेपरेटली क्या किया हूं, आप लोग के लिए एक ऐप डिजाइन करवाया हूं। ठीक है, इसमें क्या होएगा, सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए पोल साइंस की आपको क्लासेस चाहिए, तो पोल साइंस की क्लासेस में पहली जो रहेगी, जैसे मान लीजिए आपको चैप्टर 1 का देखना है। ठीक है, चैप्टर 1 की सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वीडियो के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, वहां पे नोट्स देखने को मिलेगा, नोट्स के साथ साथ वहां पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पे अगर देखा जाए तो जो भी वीडियो चलेगी यहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वन शॉट में सारी चीजें समझाई जाएंगी, जो कि बिल्कुल इजीली समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात है। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत ये है कि आपको यूट्यूब पे जब चीज़ें ढूंढते हो ना, तो हम कहते हैं बार बार आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चीज़ों को देख लीजिए, लेकिन आप लोग कहते हो भैया यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, दिक्कतें यहाँ पर भी आ जाती हैं। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए विकास स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए ऐप लेके आया है। ऑलरेडी 6000 बच्चे इसमें इनरोल हैं, आप लोग भी इनरोल हुई है, सारी चीज़ों को करिए। ठीक है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही एड फ्री वीडियो होगा। ठीक है, एड फ्री वीडियो का मतलब बिल्कुल एड नहीं चलेगा, सीधा आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग के नोट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हमारे नोट्स को यूज करते हैं और अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वही नोट्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शॉर्ट वे में चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। कैसे टेस्ट सीरीज, एक सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, दोनों चीज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो एमसीक्यू के जो वीडियो हैं, एमसीक्यू का जो एक तो वीडियो भी आएगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी लिया जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो आपका सैंपल पेपर करवाया जाएगा, इस तरीके से आपका सैंपल पेपर रहेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और आपका डाउट क्लासेस इसमें चीज़ें ली जाएगी। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि यूट्यूब पे वो चीज़ें नहीं हो पाती है, लेकिन आपकी डाउट क्लासेस ली जाएगी। समझ में आ रही चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, और साथ ही साथ आपका डाउट भी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, डाउट क्लासेस भी ली जाएगी। ये सारी चीज़ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये सारी चीज़ आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सर प्राइस क्या होएगा। ठीक है, तो प्राइस में अगर मैं सिंपली बात करूं प्राइस की, तो प्राइस देखिए, इसका एक्चुअल प्राइस अगर देखा जाए तो 1999 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन 1999 रुपये आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये देने हैं, जो कि वन टाइम का पेमेंट है। ठीक है, 1 ईयर का पेमेंट है और इसी के साथ साथ पूरे साल में आपका पोल साइंस पढ़ाया जाएगा, ये 1 सब्जेक्ट का। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि सर मुझे 2 सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए अगर प्राइस की बात किया जाए तो उसके लिए जो आपका प्राइस रहेगा वो रहेगा 1099 रुपये रहेगा। ठीक है, 1099 रुपये रहेगा, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री और दूसरा आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बता दूं, ये तो आपको मैंने प्राइस बता दिया। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया 599 रुपया, चलो ठीक है हमने ले लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 599 रुपये नहीं हो पाता है, तो कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 599 है ये आप EMI में भी दे सकते हो, यानी कि इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 2 बार में करके आप चीज़ें भर सकते हो और जो सर्विसेज है हमारी वो आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि एक बार में आप 300 रुपये, दूसरी बार में 300 रुपये दे के चीज़ें ले सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर कोई बच्चा इस चीज़ को लेना चाहता है तो उनको 499 में ये चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं जो 1099 का जो कोर्स है 2 सब्जेक्ट के लिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी 999 रुपये में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, 999 में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा और 499 में आपका 1 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपकी अब फिर यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पे पढ़ेगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा ठीक है सारे क्वेश्चंस को क्वेरी करेगा और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये रहेगा ऑफर जो है 10 तारीख तक है, 100 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा, 499 रुपये लग जाएंगे और 2 सब्जेक्ट के लिए 1099 रुपये लग जाएगा। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी चीज़ में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप ये सब जितने भी डाउटें हैं आप इस कॉल पर, इस नंबर पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं 7011912793 पे। ठीक, बाकी चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्री में अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे पढ़िए, अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रक्शन से बचना तो हमारे ऐप पे आइए, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सारी चीज़ें अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।